अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत 4th यूनिट के अंतर्गत चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 2 टेस्ट लिए थे, तो आज हम लोग इन दोनों टेस्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले आप लोग मेरा जो YouTube चैनल है उसमें आप लोग विस्तृत अध्ययन कीजिए और आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, उनकी सहायता से आप लोग पहले थ्योरिकल अध्ययन करिए। थ्योरिकल अध्ययन करने के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए। ठीक है, तभी आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप बिना थ्योरी पढ़े, बिना यूट्यूब देखे डायरेक्ट यहाँ पर आप होमवर्क करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर आपको केवल रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रटने से बचिए, आप इसको पहले समझिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है जी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित एंजाइम कुंडित सिरे उत्पन्न करता है? तो आपको यहाँ पर कहना चाहिए प्रतिबंधित एंजाइम हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सी, इको आर आई। क्योंकि जो इको आर आई है सबसे प्रमुख कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। इसे बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का इसको आणविक कैंची भी कहा जाता है। जो छोटे डीएनए को या फिर जिस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होती है, 20, 25, 30 तक होती है, उसको कहना चाहिए ये क्या कर सकता है, काट छाँट कर सकता है। तो कहना चाहिए कुंठित सिरे उत्पन्न करता है। तो उत्तर क्या है, सी, इको आर आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कहना चाहिए जो ऑप्शन में है ये सभी कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। हम लोग विशेष रूप से सुने हैं इको आर आई को, इको आर आई ये कहना चाहिए ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और इसको आणविक कैंची कहते हैं। मतलब डीएनए के सिरे में क्या कर सकता है, ये काट छाँट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बताना है प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसको माना जाता है, या फिर प्रथम बार किसका उपयोग किया गया था, या फिर प्रथम पहली बार किसको खोज किया गया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के रूप में। तो यहाँ पर उत्तर है ए, HIND सेकंड, HIND सेकंड, ये कहना चाहिए इसको प्रथम माना जाता है। क्लियर। इको आर आई, बेम, HI ये सब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही है। सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं इको आर आई, जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से उनकी एक प्रजाति से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के पृथक्करण विधि के दौरान, डीएनए के पृथक्करण विधि के दौरान ठंडा इथेनॉल मिलाने से क्या होगा? डीएनए के पृथक्करण करने की विधि है, मान लो उस दौरान कहना चाहिए ठंडा इथेनॉल, एथिल अल्कोहल को मिला देते हैं, तब क्या होगा? तो डीएनए क्या हो जाती है, अवक्षेपित हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, मानव लसिका अणु में, मानव लसिका अणु में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए, मतलब मानव लसिका अणु में, ह्यूमन बॉडी है उसके लसिका अणु में, एक आर्गन में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है, मान लो मानव शरीर में, मानव शरीर के कोई भी आर्गन में हमको डीएनए के एक टुकड़े या फिर डीएनए के एक छोटे से अंश को कहना चाहिए हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, निवेशन करना है, प्रविष्ट कराना है। तो जनरली तौर पर कहना चाहिए कौन सा वेक्टर प्रयुक्त किया जाता है? वेक्टर प्लाज्मिड भी वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर है, कुछ वायरस भी वेक्टर है,
PBr 322 भी वेक्टर है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, ये सब वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन सभी वेक्टर, सभी वाहक एक ही जगह उपयोग नहीं होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग का उपयोग किया जाता है। जैसे अधिकांश जगह PBr 322 का उपयोग होता है। तो कहीं पर कहना चाहिए जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको प्राकृतिक इंजीनियर कहा जाता है, ठीक है जी, उनका कहना चाहिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वेक्टर है जो मानव शरीर में प्रविष्ट कराने के लिए अधिकांश उपयोग में किया जाता है। तो उत्तर यहाँ पर क्या है? सी, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक वेक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, वाहक के रूप में कार्य कर सकता है। इन्हीं की सहायता से हमारे शरीर के कोई भी ऑर्गन में कहना चाहिए DNA के कुछ अंश को क्या किया जा सकता है? निवेशन किया जा सकता है। रेट्रोवायरस को छोड़कर एडिनो वायरस का भी उपयोग किया जाता है, कई वायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा रेट्रोवायरस। एडिनो वायरस रहेगा तो वो भी उत्तर सही है। क्लियर? आगे है DNA स्पूलिंग क्या है? DNA स्पूलिंग क्या है? तो वास्तव में हम लोग जब DNA को कहना चाहिए अवक्षेपित करते हैं, DNA को पृथक्करण करते समय यदि उसमें हम लोग ठंडा एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल को मिला देते हैं तो DNA क्या हो जाती है? अवक्षेपित हो जाती है। तो उसी समय DNA अवक्षेपित होते समय पतले धागे के रूप में दिखाई देता है। अवक्षेपित होते समय DNA पतली धागे के रूप में दिखाई देते हैं, उसी को DNA स्पूलिंग कहा गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक रिकम्बिनेंट DNA को बनाने में आवश्यकता नहीं होती है। जो बायोटेक्नोलॉजी मेथड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड है, ठीक है, इन विधि से कहना चाहिए हम लोग एक अच्छे DNA का निर्माण करते हैं जिसको रिकम्बिनेंट DNA कहा जाता है। तो आपको रिकम्बिनेंट DNA को बनाना है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक रिकम्बिनेंट DNA को बनाना है। तो इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पहला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये तो अति आवश्यक होते हैं क्योंकि यही काट छांट करते हैं। DNA लाइगेज, ये भी अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये काट छांट करने के बाद उसको जोड़ने का कार्य करते हैं, सीलिंग एंजाइम कहलाते हैं। DNA खंडों की ये भी आवश्यकता रहेगा, तभी अच्छे DNA का निर्माण होगा। ई कोलाई की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहना चाहिए एक बैक्टीरिया है, इसके जगह हम लोग दूसरा भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब ये अति आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए सही नहीं है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में से क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह पैलिंड्रोमिक क्रम की पहचान कर सकता है। ये कहना चाहिए जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसके क्रम को ये पहचान सकता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब इनको पता होता है कहाँ काट छांट करना है और कहाँ काट छांट नहीं करना है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, पैलिंड्रोमिक DNA का मतलब होता है जिस DNA के न्यूक्लियोटाइड को यदि हम लोग लेफ्ट से राइट और या राइट से लेफ्ट की ओर यदि हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों तरफ से एक ही अक्षर आते हैं, तब उसको कहना चाहिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जैसे एक सामान्य शब्द मैं बता रहा हूँ विज्ञान को छोड़कर, जैसे नवजीवन लिखेंगे तो नवजीवन को आप लोग चाहे इधर से आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए, नवजीवन ही आएगा। तो उसी प्रकार से इसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम ऐसे जमा होता है कि आप इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, एक ही आएगा। तब ऐसे DNA को, ऐसे न्यूक्लियोटाइड को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ये इसको पहचान सकता है, इसको ये पहचान सकता है। सेकंड, यह एक एंडोन्यूक्लियस है, ये भी सही है। इसे वायरस से पृथक किया जाता है, यही गलत है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को वायरस से पृथक नहीं किया जाता है, इसको कहना चाहिए ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से पृथक किया जाता है। जैसे EcoRI, BEM H1, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। ये सब अधिकांश कहना चाहिए जीवाणु से प्राप्त होते हैं।
अगला ऑप्शन है यह विभिन्न डीएनए अणुओं के लिए एक ही प्रकार के चिपचिपे सिरे उत्पन्न कर सकता है। ये भी सही है, चाहे कोई भी डीएनए हो, चाहे आपके पास कोई भी डीएनए हो, उनके सिरे में कहना चाहिए ये एक ही प्रकार के चिपचिपे द्रव उत्पन्न कर सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो उत्तर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन तकनीक को लोकप्रिय बनाने में निम्न में से किसने योगदान दिया? पीसीआर कहना चाहिए अभी वर्तमान में बहुत प्रचलित शब्द है। अभी कहना चाहिए जो कोरोना टेस्ट होता है उसमें पीसीआर टेस्ट ही कहना चाहिए, कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। ठीक है जी। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, इसमें पॉलीमरेज नामक एंजाइम की आवश्यकता भी पड़ती है और इनका उपयोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी किया जाता है। एक बार नीट में ही पूछा गया था इनमें से किसका उपयोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है, तो पीसीआर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, और इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अनगिनत इनकी प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। किनकी? डीएनए की। मतलब एक डीएनए से हमको कई बिलियन डीएनए प्राप्त करना है, तो टेक पॉलीमरेज की सहायता से पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का ही उपयोग किया जाता है। तो इसको लोकप्रिय बनाने में किसने योगदान दिया है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्लियर? पहला, डीएनए टेम्पलेट का आसानी से उपलब्ध होना, ये गलत। सेकंड, सिंथेटिक प्राइमर का आसानी से उपलब्ध होना, ये भी गलत। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपलब्ध होना, सही। सस्ते डीएनए का उपलब्ध होना, गलत। तो उत्तर आ जाएगा सी, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपलब्ध होना। मतलब जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये कहना चाहिए एक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, एक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। थर्मस एक्वाटिकस, मतलब ऐसे बैक्टीरिया है जो गर्म जल में पाई जाती है, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, तो थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से ये टेक पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होती है। ठीक है, और ये थर्मोस्टेबल होती है, मतलब अधिक टेम्परेचर में भी ये स्थायी होता है, यही इनकी खासियत है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 72 डिग्री सेल्सियस में भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसी गुण के कारण कहना चाहिए पीसीआर क्या बन गया है? लोकप्रिय बन गया है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड का स्रोत नहीं है? मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड एंजाइम होता है कई बैक्टीरिया से मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको बताना है किससे ये नहीं मिल सकता। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे भी प्राप्त हो सकता है, इससे भी प्राप्त हो सकता है। ई कोलाई, इनसे तो विशेष रूप से मिलता है, बैक्टीरिया है। एंटमीबा कोलाई, इससे नहीं मिलता है। बेसिलस एक बैक्टीरिया है, बेसिलस एक बैक्टीरिया है, इनसे भी प्राप्त होता है। तो उत्तर क्या है? सी, एंटमीबा। ये कहना चाहिए एक प्रोटोजोआ है जो मानव के कहना चाहिए आंत में पाई जाती है, तो इनसे आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड एंजाइम नहीं मिलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग वेक्टर M13। एक क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर भी कहना चाहिए, क्लोनिंग हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं M13, इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या है? बी, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड। ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसका उत्तर सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग विभिन्न प्रकार के वेक्टर अध्ययन करते हैं, वहाँ पर M13 का नाम नहीं आता है। वहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहिए प्लाज्मिड आते हैं वेक्टर के रूप में।
प्लाज्मिड जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं PBR322 या फिर PUC या फिर TI प्लाज्मिड या फिर फेजमिड, कोसमिड, एडिनोवायरस, रेट्रोवायरस, ये सब का नाम आते हैं। M13 का नाम नहीं आते हैं। तो M13 भी एक वेक्टर है। इसका आनुवांशिक पदार्थ है DNA सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ये एक बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर। आगे क्वेश्चन है DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसको आप बायोटेक्नोलॉजी कहिए, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए, चाहे DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहिए, या जीन मैनिपुलेशन कहिए, या फिर जीन क्लोनिंग कहिए, सब एक ही अर्थ है। क्लियर। तो इसमें प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम, ये भी प्रयुक्त होते हैं। DNA लाइगेज, ये भी उपयोग होते हैं। ए वाले काट छांट करते हैं, बी वाले जोड़ने का कार्य करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, इसके बिना तो होगा नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका भी उपयोग होता है। तो उत्तर आ जाएगा ए, मतलब चारों ही ऑप्शन का क्या होता है, उपयोग होता है बायोटेक्नोलॉजी में। क्लियर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर भी कहना चाहिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किसका किसका उपयोग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है एग रोज जेल, इसका भी उपयोग होता है। इथिडियम ब्रोमाइड, इसका भी उपयोग होता है। प्लाज्मिड वेक्टर, इसके बिना तो होगा ही नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम, इसका बिना भी होगा भी नहीं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, बी, मतलब चारों ही कहना चाहिए इसमें प्रयुक्त होते हैं। इसके जो ऊपर वाले क्वेश्चन है 11 नंबर के क्वेश्चन, इसमें भी चारों उपयोग होते हैं और इसमें भी चारों उपयोग होते हैं। तो इन आप 8 ऑप्शन को याद रख लेंगे, ये सब कहना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होते हैं। इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रिया संपन्न नहीं होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सीलिंग एंजाइम नाम से फेमस है। अभी आप लोग को कई बार बताया हूँ DNA लाइगेज जो कहना चाहिए जोड़ने का कार्य करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम काटने छाटने का कार्य करते हैं। तो हमको नया DNA बनाना है तो DNA लाइगेज जोड़ने का कार्य करते हैं। चाहे वह DNA अलग अलग प्रकार का हो, मतलब या तो असमान हो या फिर समान हो, उससे मतलब नहीं है। DNA समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, क्योंकि DNA में काट छांट करना, जीनों में काट छांट करना और नए DNA का निर्माण करना ही कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बाज़ार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब जो प्रोटीन होते हैं मार्केट में भेजने से पहले उसका पृथक्करण और शुद्धिकरण किया जाता है, पृथक्करण और शुद्धिकरण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है, बी आ जाएगा अनुप्रवाह प्रक्रमण। अनुप्रवाह प्रक्रमण मतलब बी आ जाएगा। मतलब प्रोटीन को भेजने से पहले पृथक्करण और शुद्धिकरण की क्रिया अति आवश्यक होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवाहक DNA के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है। वह कौन सा संवाहक या फिर कौन सा वाहक वेक्टर एक ही है, DNA के एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है, मतलब उसी समान और DNA बना सकता है। तो उत्तर क्या है, ए, प्लाज्मिड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा प्रथम उत्पादित हार्मोन का नाम बताइए। ये क्वेश्चन को मैं कई बार बताया हूँ और अधिकांश नीट व्यापम में आते ही रहते हैं। 1983 में बनाया गया था अमेरिका के कंपनी द्वारा। ठीक है। वो हार्मोन का क्या नाम है, इंसुलिन, मानव निर्मित प्रथम हार्मोन, जो कहना चाहिए डायबिटीज़ रोगी के लिए बनाया गया है और इसको लोकप्रिय भाषा में वहाँ
हिम्यूलिन कहा गया है, हिम्यूलिन। अगला क्वेश्चन है इको आर आई का स्रोत है। इको आर आई क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। आपको यहाँ पर कन्फर्म बताना है कि इको आर आई मुख्य रूप से कौन से जीवाणु में मिलती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी, ई कोलाई RY13, ई कोलाई RY13। देखिए यहाँ पर ई कोलाई तो सभी में ऑप्शन है, RI, RX, RY ये सब प्रजाति है। ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होती है उनकी एक प्रजाति नहीं होती है। जैसे आम का एक पौधा होता है, उनकी अनेक प्रजाति होती है। धान के भी अनेक प्रजाति होती है, बैक्टीरिया के भी अनेक प्रजाति होती है। उसी प्रकार से इस बैक्टीरिया की एक प्रजाति है ई कोलाई RY13। इसी से मुख्य रूप से इको आर आई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको प्राप्त किया जाता है। क्लियर? ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? इसको भी आप लोग को मैं बताया हूँ कई बार। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ये कहना चाहिए जीवाणु से प्राप्त होता है। थर्मस एक्वाटिकस मतलब गर्म जल में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, इनसे प्राप्त किया जाता है। इसी कारण ये एंजाइम कहना चाहिए 72 डिग्री सेल्सियस में भी क्या होती है? स्थायी होती है। इसी कारण पीसीआर बहुत क्या हुआ है? लोकप्रिय हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहना चाहिए। इनकी सहायता से डीएनए की अनेकों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। ये इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है वह डीएनए अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए वांछित जीन को समाकलित किया जाता है कहलाता है। तो उत्तर आ जाएगा ए, मतलब संवाहक। एक प्रकार के वाहक ही है, ये वेक्टर ही है। ठीक है, तो वह डीएनए अणु जिसमें क्लोनिंग के लिए जो वांछित डीएनए होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, समाकलित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो सबसे पहले वेक्टर में रखा जाता है, तो कहलाती है संवाहक या फिर वाहक या फिर वेक्टर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पीसीआर टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाने में या फिर उसकी खोज करने में किस साइंटिस्ट को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उत्तर क्या है? सी, केरी मुलिश नामक साइंटिस्ट ने ही पीसीआर का खोज किया था। और पीसीआर का उपयोग किस में होता है? अभी वर्तमान में जो कोरोना रोग आया है उनके लिए टेस्ट करने की विधि है, इसी से कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। एंटी पीसीआर नाम से इसको जाना जाता है। ये 24 घंटा में कहना चाहिए रिजल्ट देते हैं। क्लियर? इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी होता है। इनकी सहायता से डीएनए के एक अणु से अनेकों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मिलियन नहीं, विलियन में प्राप्त कर सकते हैं। 1 विलियन से अधिक डीएनए का अणु प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत जो पहले चैप्टर है, पहले टेस्ट है, उसका कहना चाहिए ये उत्तर है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग जस्ट इस चैप्टर के अंतर्गत जो सेकंड टेस्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जस्ट अध्ययन करेंगे हम लोग सेकंड टेस्ट को। ठीक है जी? तो आज के लिए केवल इतना ही। ओके।